तो बजट आपने लगातार लाइव देखा, लेकिन इस बजट को लेकर अब इसका विश्लेषण शुरू हो गया है। रुक करेंगे जयपुर में हमारे दूसरे स्टूडियो का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी। उनके साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनसे वो चर्चा करेंगे और इस बजट का एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हैंडओवर करेंगे योगेंद्र शर्मा जी को। तो सभी का ध्यान था कि मोदी 3 यानी कि मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में क्या कुछ निकलेगा। बहुत लंबा स्पीच नहीं रहा। अगर इंटरिम बजट की बात करें तो वही एक लंबा स्पीच था, लेकिन इस बार इतना लंबा नहीं था। बिहार का सवाल एक दिन पहले ही पार्लियामेंट में लगा और विशेष राज्य के दर्जे को खारिज किया गया, लेकिन आज ही 41,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स दिए हैं। बोधगया में काशी विश्वनाथ की तर्ज पे उसे डेवलप किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास होगा। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़, हाईवेज के लिए 41,000 समथिंग करोड़, 26,000 करोड़ पे हाईवेज के लिए, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिया जाएगा। ये अगर राशि देखें तो 41,000 करोड़ के आसपास होती है। और दूसरी ओर अमरावती में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसी तरह से जो कॉरिडोर्स बनेंगे उसका भी बेनिफिट आंध्र प्रदेश को मिलेगा। उड़ीसा, असम और बिहार के लिए बाढ़ की दिक्कत ना रहे उसके लिए अलग से फंडिंग की गई है। सबसे बड़ी निगाहें टिकी हुई थी कि इनकम टैक्स का क्या होगा। इनकम टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो 3 लाख तक अगर आपका वेतन है तो कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख तक 5% लगेगा। 10 लाख तक अगर है तो 10% आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगी। इसी तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। ये कहा गया है कि 1961 का टैक्स जो है उसको रिफॉर्म्स के जरिए उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर आप भूमि आधारित रिफॉर्म्स करते हैं तो 50 साल के लिए आपको ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का लोन स्टूडेंट्स ले सकेंगे। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। 1 करोड़ घरों में सोलर, जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना है, उससे फिर जोड़ा जाएगा। 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को जो भोजन निःशुल्क फूड पैकेट्स मिल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि इसमें कोई हाथ डालना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक बार आपने ये दे दिया तो अब ये कंटिन्यू रहेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने कोशिश पूरा अपना एक रोड मैप दिया है। 11.11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे। मोटी मोटी अगर घोषणाओं की बात करें तो सोलर सेट्स भी सस्ते होंगे, आपके मोबाइल फोन और उसके चार्जर सस्ते होंगे, लेकिन टेलीकॉम उपकरण थोड़े महंगे आपको खरीदने पड़ सकते हैं। ये लेदर और सबसे बड़ी बात, अगर मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित उन मार्केट्स की बात करूं जहां पे ज्वेलरी का बड़ा काम होता है और बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात यह होगी 15% कस्टम ड्यूटी को घटा करके 6% कर दी गई है। अब इससे कितने खुश हो पाएंगे व्यापारी, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बजट के तुरंत बाद हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। शिपिंग यार्ड की बात की गई है कि इसमें निवेश की गुंजाइश है, रिफॉर्म्स किए जाएंगे। निवेश के लिए रुपया और मजबूत किया जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से ग्रामीण सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के लिए पैसा 2,66,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लैंड बैंक अर्बन एरिया जो है उसको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हिंदू, बौद्ध, जैन तीर्थ स्थल जो हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन बजट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख पा रहा हूं कि अभी जो जानकारी मिल रही है, शेयर मार्केट गोते खा रहा है। शेयर मार्केट में 500 अंक की गिरावट दर्ज की जा रही है बजट के तुरंत बाद। एक तरफ निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि बजट पे जनता का भरोसा है और जनता को ही ये बजट समर्पित है। एक दिन पहले ही जब मैं बात कर रहा था तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए सेंसेक्स कहां से कहां पहुंच गया, ये डेवलपमेंट की तस्वीर है। लेकिन तस्वीर के साथ साथ अब 500 अंक की गिरावट मैं यहां देख पा रहा हूं। गरीब, महिला, किसान और युवाओं पर फोकस रहेगा, ये मेन एजेंडा। क्योंकि जब संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो जब जारी किया था, बीजेपी ने तब भी कहा था कि हमारे 4 वर्ग हैं, जाति धर्म हम यकीन नहीं करते, हमारे लिए महिला, गरीब, युवा और किसान, यही हमारा वर्ग है। और इसी के लिए खासकर अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो सब्जियों की चेन के लिए बात कही गई है। इसी तरह से 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होंगे। एग्री रिसर्च पर सरकार सहयोग करेगी और 1,52,000 करोड़ रुपए
कृषि के लिए मुकर्रर किए गए। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग पर जोर, दलहन तिलहन के लिए मिशन और 5 साल के लिए मुफ्त अनाज, जो मैं पहले ही कर रहा था, जारी रहेगा। 6 करोड़ किसानों के लिए रजिस्ट्री पर जोर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि 5,000 रुपये युवाओं को इंटर्नशिप के दिए जाएंगे और यह इंटर्नशिप 1 करोड़ जनरेट की जाएगी। CSR फंड का भी इसमें व्यवस्था की गई है। बड़ी जो कंपनियां हैं उनको आइडेंटिफाई भी करने की बात इसमें कही गई है। इसके 50 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, ये गवर्नमेंट का दावा है। नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इस पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लेकर के आ रही है और छात्रों को 7.5 लाख का स्किल लोन, इसी तरह से आप 10 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं और जिसकी इंटरेस्ट रेट है उसे भी कम कर दिया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश, ये कहा यह जाता है विपक्ष की ओर से कि 2 बैसाखी हैं सरकार की, एक नीतीश कुमार, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार से एक दिन पहले ही बिहार में सियासत गरमाई थी जब ये खारिज कर दिया गया था कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जाएगा, लेकिन 41,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के लिए भी 15,000 करोड़ के हेल्प की बात कही है कि उसमें मदद की जाएगी। चले, हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता भरत मेघवाल जी हैं। भरत, अगर एक बार के लिए हम देखें तो पहला क्या रिएक्शन होगा बजट पर? देखिए, जिस तरीके से उम्मीद की गई थी 3.0 मोदी जी के बजट को लेकर, निर्मला सीतारमण जी ने कल जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया और जो बात करते थे 4 जातियों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, किसान पर, आज वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से कल भी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये बजट जो है वो बजट ऐसा होना चाहिए जो चारों युवाओं को, चारों वर्ग को, और जो कहते हैं ना कि भाई अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति की भी जो बात भारतीय जनता पार्टी है वो नहीं हुआ देखने को। इसमें देखिए, राजस्थान के लिए इस बार उम्मीद थी कि ERCP के लिए कुछ कहा जाएगा, लेकिन राजस्थान में ERCP के लिए कुछ नहीं कहा गया। इसमें शायद किसान सम्मान निधि के बारे में भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था और राजस्थान ने भी अपने घोषणा पत्र में बात करी थी कि उसको 12,000 किया जाएगा, लेकिन अभी भी उसको 6,000 ही रखा गया। और जो ATC की लिमिट थी ना, उस ATC की लिमिट को बढ़ाया गया। और आप देखिए जो मेडिकल के क्षेत्र में अभी जिस तरीके से राजस्थान ने हेल्थ के ऊपर एक नया कानून बनाया था, राइट टू हेल्थ, और एक चिरंजीवी योजना लेकर आए थे जिसमें 25 लाख का दायरा था, उस दायरे को भी इन्होंने नहीं बढ़ाया। 80D के अंदर 18% GST हम देते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के अंदर जो प्रीमियम भरा जाता है वो प्रीमियम पे भी लगता है, उसके ऊपर भी कोई खास इन्होंने उसमें चीज़ें दी नहीं है। और वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें हैं जी। देखिए, आपने दावे तो बहुत कर दिए लेकिन अभी पॉलिसीज़ बनाई नहीं है। अब उस पॉलिसीज़ में किस तरह की कंडीशन रखी जाएंगी, किस तरह से उन चीज़ों को धरातल पर लाया जाएगा, ये देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन डिडक्शन 50,000 से 75,000 किया है, इससे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा जो टैक्स पेयर्स हैं उनको, क्योंकि सैलरी बेस्ड जो लोग हैं उन्हीं की हमने चिंता की थी एक दिन पहले। देखिए, जाहिर सी बात है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फायदा देते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो इनकम टैक्स होता है उसके अंदर, P&L के अंदर बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, खर्चे होते हैं हर तरीके के, वो उसमें ले लेता है। लेकिन एक सर्विस सेक्टर जिसको सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलती है, उस सैलरी मिलने वाले का इन्वेस्टमेंट होता है ATC के अंदर। उसके अंदर आपने किसी तरह का कोई रिबेट नहीं दी है। 80D के अंदर कोई रिबेट नहीं दिया। आपने 50,000 से 75,000 किया है। मुझे नहीं लगता इसमें एक 25,000 का 10%, 5% आप लगा लीजिए, 2-2,500 रुपये का फायदा मिलता है। उससे क्या होगा? आप ये देखिए, अगर आज LIC करता है आदमी, 1 लाख रुपए से ऊपर की LIC हो जाती है, ट्यूशन फीस हो जाती है, प्रीमियम लाखों रुपए से ऊपर होता है हेल्थ का, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता वो फायदा मिला है इनको। एक MSME के अंदर सेक्शन 43BH था जिसके अंदर जो छोटे व्यापारी हैं उनको 15 दिन का टाइम होता था पेमेंट करने का, उसके अंदर भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। रही बात सोशल सिक्योरिटी एक्ट की, बात करना चाहेंगे। गिग वर्कर्स के लिए बार बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा था, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने भी कहा, और हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो सोच थी गिग वर्कर्स के लिए कि जो असंगठित मजदूर है उनको किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी राष्ट्रीय सांख्यिकी की, उसमें बताया गया था कि पिछले 7 साल के अंदर तकरीबन 38 लाख के आसपास जो असंगठित फैक्ट्रीज थी वो फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी और 54 लाख के आसपास जो लोग थे वो बेरोजगार हो चुके थे। इंटर्नशिप की इन्होंने बात करी, वो हमारे मैनिफेस्टो में था, क्योंकि एक हमारा विचार था कि मैनिफेस्टो के अंदर जो इंटर्नशिप की जाएगी वो इंटर्नशिप में हम लोगों को 1 लाख रुपए देंगे, वो इन्होंने जरूर इसमें लिया है। जनगणना के लिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही। और देखिए, सबसे बड़ी बात बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि इन्हें अपनी सरकार बचानी है, NDA की सरकार है, और जो
दर्जा मांग रहे थे कि इन्हें एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसकी जगह इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक विशेष स्कीम बनाई, उसमें 41,000 करोड़ बिहार को और आंध्र प्रदेश को दिया, जो इनकी एक मजबूरी भी थी। लेकिन राजस्थान जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पैसे की जरूरत थी वो इसमें दी नहीं गई है। तो देखने वाली यही सब चीज़ें हैं कि ये जो बजट आया, ये बजट जिस हिसाब से उम्मीद थी एक पहले कार्यकाल के पहले बजट की, वो बजट लगता नहीं है कि धरातल पर उतर पाएगा। और साथ ही साथ जो उम्मीदें थी महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, वो चीज़ हो नहीं पाई है इसमें। जी, लेकिन किसानों के लिए तो अलग से बात पूरी कही है। 1,52,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसी के तहत मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी जो 80 करोड़ लोगों को मिल रही है। तो इससे लगता है कि ग्रामीण सेक्टर के लिए बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11.11 लाख करोड़, यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना है उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य योजना, सोलर के जरिए 1 करोड़ घरों को बेनिफिट मिल पाएगा। इसका दायरा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़ी बेनिफिशियल है और इसके लिए बेनिफिशरीज भी बढ़ेंगे, तो इससे लगता है कि बेनिफिट कुछ मिलेगा। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की। हमने पिछले 2-3 महीने में देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, चाहे वो एयरपोर्ट रहे हों, चाहे वो सड़क रही हों, चाहे वो पुल रहे हों, किस तरीके से धराशायी हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भ्रष्टाचार का पैसा इन्होंने उपयोग में किया, वो पूरे देश ने देखा। आपने कहा किसानों के लिए, देखिए किसानों के लिए आपने कहा हमने इतने करोड़ का अलॉटमेंट कर दिया, इतने करोड़ का प्रोविजन कर दिया। इन्होंने एक गोपाल क्रेडिट कार्ड का भी प्रोविजन किया था, आज तक ये वो दे नहीं पाए। किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही जो सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के वो दे रहे हैं। आपने अलग से क्या किया? आपने क्या आयोग बनाया? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम एक तरह का आयोग बनाएंगे जिसमें किसानों के ऋण माफी की बात होगी, जिनमें किसानों की जमीन कुर्क ना हो उसके लिए बात होगी। 16 लाख करोड़ आप अपने उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है उस पर बात नहीं हुई। इन्होंने जब 3 काले कानून वापस लिए, तब इन्होंने एक कमेटी बनाई और कहा कि 8 महीने के अंदर उस कमेटी की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन 3 साल से ज्यादा हो गए। आप देखिए उस रिपोर्ट के ऊपर, उस कमेटी के ऊपर बात नहीं की गई, एमएसपी के ऊपर बात नहीं की गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर बात नहीं की गई। और प्रधानमंत्री आवास योजना की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं मात्र 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, और वो 1.5 लाख रुपए भी 4 से 5 किस्तों में मिलते हैं। एक गरीब आदमी क्या 1.5 लाख रुपए में एक शहर के अंदर अपना मकान बना सकता है? उसको कर्जा लेना पड़ जाता है, पूरे मकान का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के जब वो नया बनाता है तो 6 से 7 लाख हो जाता है। जी भरत, आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, पहली नौकरी पर एक इन्होंने पीएफ का एक वो दिया है कि 1 लाख पे लगभग 3,000 रुपए के आसपास वो दिए जाएंगे। तो ये चलिए ओपीएस पे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, एक वात्सल्य स्कीम के जरिए पेरेंट्स उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन ये एक होगा कि अगर जो पहली बार नौकरी करता है तो उसे पीएफ का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। देखिए 1 लाख रुपए का मतलब आप ये समझ लीजिए 8,000 रुपये प्रति महीना, और 8,000 रुपये प्रति महीने में आपका 10.5% जो आपका पीएफ कटता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर देते हैं। यानी कि आपको इन्होंने कहा 15,000 रुपये की मदद की जाएगी, वो भी 3 किस्तों में पूरे साल भर में। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बढ़िया होता है कि आप एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करते, आप ऐसे उद्योग धंधों को विकसित करते जिससे वो स्वरोजगार को उत्पन्न करते। आपने सरकारी नौकरियों की बात नहीं करी। एक तरफ तो यहाँ राज्य सरकार कहती है कि हम 5 लाख नौकरी 5 साल में दे देंगे, और इस बार केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों का जिक्र ही नहीं करा। 30 लाख जो खाली पद हमारे मैनिफेस्टो में थे और पूरे केंद्र के अलावा हमने राज्य की बात की थी, आपने उसके ऊपर बात नहीं करी। अग्निवीर योजना का इतना बड़ा इसमें बात चल रही थी, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो आतंकवादी हमले हुए उसके ऊपर आपने डिफेंस के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करी। इसके अलावा नीट यूपीएससी में जो सबसे बड़ी धांधली हुई, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक ऐसा मैकेनिज्म आपने सिस्टम नहीं बनाया इसके अंदर कि जिसमें आप ये युवाओं को एक एश्योर कर पाए कि अब जो परीक्षाएं की जाएंगी उन परीक्षाओं में पारदर्शिता होगी। राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी युवाओं के लिए अलग से हमने फंड रखा था। लेकिन इस बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने घोषणाएं करी और प्रोविजन बना दिया कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, उसके लिए आपने दिशा निर्देश नहीं दिए और पॉलिसीज नहीं बनाई। यानी आपने खुला छोड़ दिया कि हाँ हम आपका भला करेंगे, लेकिन वो भला किस तरीके से करेंगे उसके बारे में एक आम भाषा में अगर बात की जाए उसके बारे में नहीं हुई। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए बात की जा रही थी, लेकिन आपने वो भी अभी तक नहीं किया। आप टैक्स के माध्यम से तकरीबन 60 से 58% आप पूरा पैसा लेते हैं इसके अंदर, लेकिन आपने उस चीज़ों को कम, आपने कहा राज्य सरकारों को स्टैंप ड्यूटी कम कर दे। अरे राज्य सरकार की तो इनकम ही स्टैंप ड्यूटी से और लिकर से और वैट वगैरह से होती है। आप क्या उनको
सहायता देंगे। मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ, राजस्थान के बारे में स्पेशल आपने क्या पैकेज दिया? क्या राजस्थान को स्पेशल पैकेज की जरूरत नहीं थी? राजस्थान में बार बार जब आप चुनाव आए तब डबल इंजन की बात की जा रही थी, आपने उस डबल इंजन के बारे में बात नहीं करी। आपने बिजली कंपनियां जिस तरीके से अभी लॉस में चल रही है, आपने उदय योजना लाकर उन बिजली कंपनियों की सब्सिडी खा ली थी, आपने उसके ऊपर किसी तरह की बात नहीं करी। सोलर के ऊपर आप बात कर रहे हो, आपने इससे पहले जो इंटरम बजट आया था उसके ऊपर भी आपने सोलर के लिए बात की थी। महिलाओं और लड़कियों के लिए अलग से आपने क्या चीज लाई? आप कहते हैं लखपति दीदी बना दी जाएगी, लेकिन लखपति दीदी का अभी तक किस तरह का कोई प्रोजेक्ट, किस तरह से चले मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, व्यापार उद्योग से जुड़े में। कुलवाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एमएसएमई को लेकर के देखिए जिक्र किया गया है। एक निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि अगर टीडीएस आप समय पे जमा नहीं करा पा रहे हैं तो ये अपराध नहीं है, यानी कि जमा तो आपको कराना है लेकिन समय पे अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि जो पहले से इस तरह के कहीं पे केसेस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में तो वो खारिज के वो विड्रॉ किए जाएंगे और जो भी उसमें होगा। दूसरा, व्यापार हमारे यहाँ पे लंबे समय से एक डिमांड रही है कि कस्टम ड्यूटी खत्म की जानी चाहिए या कम की जानी चाहिए। ज्वेलरी पे उसको भी 6% कर दिया गया है 15% से। तो कुछ दिवाली सामने है, इससे कुछ बुस्ट आएगा? योगेंद्र जी, ये व्यापारिक हित में तो बजट है नहीं जी। आप जो टीडीएस के लिए बोल रहे हैं, आप ये टीडीएस के पहले से इतने केसेस चल रहे हैं। टीडीएस तो जो छोटा व्यापारी बेचारा है ना, वो तो हमेशा समय पर जमा कराया जाता है। ये पूंजीपति व्यापारियों के लिए, जो बिग व्यापारी हैं, जो भारतवर्ष के अंदर कोई 20, 30, 40, 50 होंगे, ये उनके फायदे के लिए इस बजट में दिखाया गया है। नाम तो हो रहा है टीडीएस, पर ये इसका फायदा सिर्फ उन 40-50 बड़े उद्योग घरानों को फायदा होगा। ये कोई छोटे व्यापारी को फायदा इसमें नहीं होने वाला है। क्यों? व्यापारी तो बेचारे, जो छोटा व्यापारी है वो तो हर चीज़ समय पे जमा कराता है। वो टैक्स जमा कराता है, वो टीडीएस कराता है, वो इनकम टैक्स कराता है, वो जीएसटी कराता है, वो हर प्रकार के टैक्स समय पे जमा कराता है। तो व्यापारी के हित में तो बात है नहीं। ये जो देश के 40-50 जो उच्च घराने हैं जिनको ये टीडीएस का फायदा इन्होंने जो दिया है, ये एक गरीब जनता के मुंह पे एक तमाचा है। सवाल है कि इन्होंने व्यापारी को दिया क्या? अगर सीधी सीधी बात करूँ ना, तो हम तो जानते हैं भाई इनकम टैक्स में क्या दिया आपने एक भी रुपया किसी भी चीज में व्यापारी हित में नहीं दिया। व्यापारी हित की आपने बात करते हो पर व्यापारी को देते कुछ भी नहीं हो आप। तो जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, जो एक मध्यम परिवार के व्यापारी हैं, आप उनकी स्थिति देखो ना। न राज्य सरकार ने कुछ दिया, न केंद्र सरकार ने कुछ दिया। इस प्रकार से व्यापारी को ये जो बजट है ना, ये व्यापारी हित में नहीं है। और ये जो दिखा रहे हैं ना आज व्यापारी को क्या मिलता है योगेंद्र जी? इनकम टैक्स वो देवे, सेल टैक्स वो देवे, जीएसटी वो देवे, सारे दुनिया के टैक्स, वो दुनिया के टैक्स सब व्यापारी पर लागू हैं। पर आज व्यापारी मरे तो उसको सरकार क्या देगी? मगर आज जो कर्मचारी, जिसको सरकार ये दिखाती है कि आज हमारे पास 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख कर्मचारी है, उनके फायदे की बात करते हो आप व्यापारी हित की बात कहाँ करते हो? व्यापारी हित की बात नहीं करते हो आप, सब व्यापारी को गुमराह करते हो। 10, 20, 25 व्यापारी, जो कि एक व्यापारी नहीं हमारे यूनियन में, वो एक उद्योग, वो एक व्यापारी के नाम पे एक नेता बने हुए हैं। उनको आप कल सुबह जब पेपर में देखेंगे ना, तो कहेंगे बजट चहुमुखी विकास का है। अरे भाई, चहुमुखी विकास तो बाद में करना बात, पहले बताओ व्यापारी हित में क्या है? व्यापारी हित में इस बजट में जीरो है, जीरो है, जीरो है। चले, विष्णु कुलवाल साहब का कहना है कि मध्यम वर्ग में उच्च और निम्न दो तरह की बातें, हायर एंड लो। तो इनका कहना है कि उस व्यापारी को तो कुछ नहीं मिल पा रहा। आपने दिया है कि जो बड़े करोड़ों के, अरबों का जो व्यापार करते हैं, अगर उन लोगों के लिए आप एमएसएमई 100 करोड़ के लोन की भी व्यवस्था करते हैं। धरातल का जो व्यापारी है, दुकानदार है, फुटकर व्यवसायी है, उसके लिए आपने क्या किया? ये बड़ी बात है। लेकिन कुलवाल साहब, 100 शहरों में जैसे स्मार्ट सिटी योजना थी, उसी की तर्ज पर अब एक साप्ताहिक बाजार डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे लघु उद्योग के लिए जो आपके प्रोडक्ट्स है उनको डिस्प्ले करने के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इससे तो फायदा होगा। योगेंद्र जी, आप ये देखिए कि आज एक बाजार लगता है संजय मार्केट में। संजय मार्केट में बाजार लगता है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाके बोलते हैं कि ये दुकानें बंद करो, क्यों ये रोड के बीच में लगा रखी है? आप भी तो बोल रहे हो कि एक अठवाड़ा, जिसे अठवाड़ा सद बोला जाता है लोगों की भाषा में, तो ये लगाया जाएगा वीकली, ये महीने में लगाया जाएगा। तो व्यापारी को आप ये जो चीज दिखा रहे हो ना, ये तो आज से नहीं,
आज जयपुर में 75 साल से व्यापारी काम कर रहा है। आज देख लीजिए सब्जी मंडी के बाहर भी इतनी सब्जी मंडियाँ लगती है। तो क्या इससे जो कंज्यूमर और जो छोटा व्यापारी है उनके बीच का एक व्यापार का काम कर रहा है। मगर जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप जाके देखिए वहाँ इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है कि अगर बाजार में 1 किलो बोलेगा तो उसको 1 किलो देना पड़ेगा व्यापारी को। और बड़ी कंपनी में रिलायंस फ्रेश में जाओगे, डी मार्ट में जाओगे तो उसमें लिखा है 800 ग्राम, उसका वजन लिखा हुआ है 800 ग्राम। दुकानदार से लोगो 1 किलो, वहां लोगे 800 ग्राम। ये इस प्रकार की जो दोहरी नीति इस देश में क्यों? अगर 1 किलो है तो 1 किलो दो ना माल पूरा उसको। ये योगेंद्र जी, ये बजट सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बजट है। ये मध्यम वर्गीय व्यापारी, नीचे वाले व्यापारी, इन विचारों के लिए बजट नहीं है। आज आप मेरे साथ चलिए, या मैंने पूर्व में भी कहा था कि जयपुर में इतने बाजार हैं, आप मुझको ये बताइए, हर बाजार में करीबन करीबन 400 दुकानें हैं जो शहर के प्रमुख मार्केट हैं। आप वहां पे देखिए 300 व्यापारियों की बाउंड्री नहीं होती है और सरकार कहती है हम व्यापारियों के विकास की बात करते हैं। कौन से व्यापारी? एक गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। अगर व्यापारी की दुकान है वहां गाड़ी नहीं खड़ी करेगा तो गाड़ी को वहां पे उसका गिराह कहां से आएगा? तो योगेंद्र जी, ये सब मकड़ा जाल बजट जिसे कहते हैं ना, मकड़ा जाल बजट, यहां से लिया वहां दिया। राजस्थान की जनता ने, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी, यहाँ पे राजस्थान में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। राजस्थान के लिए इन्होंने क्या दिया विकास? हमारे बताओ क्या दिया इन्होंने जी। और आज बिहार को, तमिलनाडु को, क्योंकि वहां पे अपंग सरकार है। आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को जो उन्होंने दिया है वो क्या दिया है? इसलिए दिया है वहां कि इनकी जो सरकार है ना, अपंग सरकार है, ये उनको देना चाहते हैं। और जिन्होंने, जनता ने इनका साथ दिया, उस जनता को धोखा देना चाहते हैं। यही इनकी नीयत है और ये इनकी नीति है। चले मोटी मोटी अगर घोषणाओं बात करें तो गरीब, महिला, युवा और किसान, इन पे फोकस करने की बात निर्मला सीतारमण ने अपने बिगनिंग में ही स्पीच के दरमियान कहा। उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने पर जोर है, इसी तरह से इनकम टैक्स की समीक्षा की जाएगी, ये भी कहा है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 रुपये किया गया है। एमएसएमई को बूस्टअप हो सके वो बढ़ा, उसमें दायरा बढ़ा है। 100 करोड़ रुपए के लोन की बात कही गई है। इसी तरह से एमएसएमई सेक्टर में जो लोग आते हैं, कोई भी व्यापारी है, अगर उससे टीडीएस समय पर नहीं भी दिया है तो वो अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पूर्व सांसद और भाजपा नेता रामकुमार वर्मा इस वक्त हमारे साथ में है। सर, बजट पे क्या रिएक्शन है? कांग्रेस का कहना है कि इधर से इधर, उधर से उधर, ये सब कुछ कर दिया, क्लियरिटी कहीं नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और एनडीए की सरकार जो भी कहती है और जिस तरह का बजट के माध्यम से जितनी भी चीज़ें होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी और एनडीए की हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय हमारी वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण ने ये 7वीं बार जो बजट पेश किया है, उसमें आपने पिछले भी दिया है, इसके अंदर युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है, उसको पूर्ण रूप से आपने हर विषय पर देखा होगा कि उनको वेटेज दिया है। 48 लाख करोड़ का बजट और डेफिसिट को भी कंट्रोल करते हुए उन्होंने बात रखी है। तो मैं समझता ये देश है विकसित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना, संकल्पना, प्रतिबद्धता को, और ये ऐतिहासिक बजट है जो प्रत्येक वर्ग को धरातल पर, जो विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत कुछ महत्व दिया गया है। युवा वर्ग को किस तरह से वो रोजगार में शामिल हो, उसको किस तरह से हम स्किल करें, उसके लिए सफिशिएंट बजट का प्रावधान रखा है। ईपीएफओ के माध्यम से भी रजिस्ट्री जो होंगे उनके लिए भी 1 महीने की तनख्वाह नहीं 15,000 रुपये तक का उनको 3 किस्तों में देने का सरकार ने ये वचन भी दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो 4 पिलर के रूप में हम देखते हैं, न जाति देखते, न धर्म देखते, न संप्रदाय देखते, न क्षेत्र देखते हैं, और इसी तरह से जो हमारे स्टेट है उनकी जो स्थिति ठीक नहीं है और वर्षों से उनको नेगलेक्ट किया, उनके लिए भी हमने स्पेशल प्रोविज़न के तहत में उनके आर्थिक विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और उनको कैसे समृद्ध बना जा सकता है उसका भी हमने ध्यान देखा। जैसा कि 41,000 करोड़ हमने बिहार के लिए और 15,000 करोड़ हमने
आंध्र प्रदेश के लिए। वही सवाल तो खड़ी ये- कर रही है कांग्रेस। इनका तो कहना ये- है कि दोनों बैसाखियों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, बजट बिहार की जनता के लिए नहीं है। ये बैसाखी नहीं है, ये एनडीए में जो भी रहा है। और आपने देखा कि उड़ीसा के अंदर हमने क्या कम दिया है क्या? वहाँ उड़ीसा के अंदर भी आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखेंगे स्पेशल। और जब हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्थिति खराब थी पिछले बजटों में भी आपने देखा कि हम वोट के लिए नहीं, विकास के लिए, और देश का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हमारा बुनियादी सुविधाएं भी मिले और गरीब का कल्याण भी, और चारों वर्गों में हमने जिस तरह के किया है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही ये बजट है जो भारत के अंदर नई रोशनी लेते हुए ऐतिहासिक बजट है। और हमारा इसमें डेफिसिट भी कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लेशन रेट भी ठीक रहेगा, और विश्व के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, उसकी गति भी तेज होगी। निश्चित है कि हम 5वें स्थान पर आए, 3रे स्थान पर हम बहुत शीघ्र ही कुछ वर्षों के अंदर अपना स्थान प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं सोचता हूं कि हर वर्ग को अगर हम बजट को देखें तो उनका प्रोविज़न के तहत में हर वर्ग को, यानी चारों वर्गों में हमने बांटा है, उसमें ये बजट फायदेमंद है। और साथ साथ में आपने देखा गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत उस योजना को भी लागू रखा गया है, जिससे कि हमारा गरीब मध्यम क्लास वो कम से कम एक मेरा बुनियादी छोटा सा सुविधा। सवाल है यहाँ पे, एक छोटा सा सवाल है। जी, जी। देखिए, देश की आबादी आप 140 करोड़ मान के चल रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को गरीब मानते हो आप, उनको अभी अन्न योजना से जोड़े रहे हैं, और आपको लगता है कि ये उस दायरे से बाहर निकल नहीं पाएंगे 5 साल तक, अगले 5 साल तक भी। जी, तो आप ये बताइए कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की 2 बजट पहले जिक्र भी किया गया था, आप कह रहे हैं कि तीसरी ताकत भी बन जाएंगे। फिर ये 80 करोड़ लोग, देखिए आंकड़े बोलते हैं सर, और आंकड़ों के आधार पे आप बात करेंगे, 80 करोड़ लोग हंगर इंडेक्स में आएंगे। वो क्या 5 किलो अनाज दे करके और उनका जीवन यापन करा रहे हैं उनको, और अगले 5 साल तक वो उससे बाहर निकलेंगे, ये सरकार को उम्मीद भी नहीं है। तो फिर हम एक तीसरी ताकत बनने की भी बात कर रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को हम अनाज भी देते जा रहे हैं, ये ताकत कहाँ से बनेगी? आपने योगेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और हमारे कांग्रेस के साथी तो चूँकि कितना भी अच्छा दें, कितना भी अच्छा करें, इनकी फिरकत और सोच के अंदर एक है कि ऋणात्मक सोच के साथ में अपनी बात को रखते हैं, मुद्दों पर रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। लेकिन 80 करोड़ लोगों को, 80 से भी 81 करोड़ लोगों को अगर अन्न योजना के तहत दिया जाता है, इसका मतलब ये बार बार ये कहते हैं गरीबी की रेखा से कैसे उठेंगे। अरे हमने गरीब के लिए जो बुनियादी सुविधाएं दी है वो गरीब भी उठाए, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, 80 करोड़ों को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब हो चुके हैं, लेकिन उनको जब उनको अगर मान लो एक समस्या आवश्यक है उसके लिए अन्न की वो पूर्ति होती है, तो उसका हेल्थ भी अच्छा होगा, उसका आर्थिक स्थिति के लिए उसको कम से कम चिंता दूसरे सेक्टर में काम करने की कम होगी। और आपने देखा हम नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से उन गरीबों को, जो किसान और ग्रामीण के अंदर जो मजदूर है, उनको राहत मिलेगी। तो मैं नहीं कहता कि इससे 80,000 को हम अन्न योजना के तहत में मुफ्त राशन दे रहे हैं तो वो कहीं उनको अकुशल करेगा, बल्कि उनकी बुनियादी सुविधाओं में ऐड होगा, उसमें मध्यम क्लास भी होगा। और आपने देखा सैलरी पर्सन के लिए भी हमने ध्यान रखा है, कॉरपोरेट जगत का भी ध्यान रखा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान रखा है, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट भी ठीक होगा। आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ेगा, और जितनी भी चीज़ें सस्ती, कस्टम ड्यूटीज़ को भी हमने विभिन्न सेक्टर के अंदर कम किया। तो मैं योगेंद्र जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर सेक्टर के अंदर ये एक जोड़ने के क्या चाहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अन्न नहीं दिया जाए, उससे उनके जीवन यापन के अंदर कितना फायदा होगा, उसमें मध्यम क्लास भी होगा, किसान का वर्ग भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले ही ले रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये देश के लिए और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो हमारा है कि हमारी इकोनॉमी 3rd नंबर पर आए, उसके लिए भी ये बहुत बार हितकारी होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और संदेह भी नहीं करना चाहिए, हमारे विपक्ष के जो कर रहे हैं उनको सकारात्मक भूमिका रहना चाहिए, तथा इस एप्रिशिएट बजट को धन्यवाद के साथ में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, सर्वस्पेशी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते प्रत्येक सेक्टर को हमने बिल्कुल ये चले, मैं ध्यान दिया। वापस लौट रहा हूं आपके पास में। सर्वांगीण विकास, सभी जाति धर्म सबका ख्याल रखा गया, यानी कि
हर वर्ग को सरकार ने कुछ ना कुछ दिया है, ये बीजेपी का दावा है। इसी से देश का एक समग्र विकास हो पाएगा। जो एक टैग लाइन है बीजेपी की, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका कल्याण, वो इसी उसकी एक थ्योरी जो है वो इसी पे आधारित है और इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। भरत, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अब कहीं को संदेह नहीं होना चाहिए, राम कुमार जी ने काफी कुछ आपको बहुत ही अच्छे से और सलीके के साथ में बताया। देखिए, इन्होंने अभी पहले तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज भी अगर आप इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट को उठाएंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि मात्र 1% ऐसे लोग हैं जो देश की 40% से ज़्यादा जो संपत्ति है उसके ऊपर एकाधिकार जमाए बैठे हैं। अभी मई के अंदर एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ था आरटीआई के माध्यम से, उसमें बताया कि आईआईटी के अंदर 38% ऐसे बच्चे थे जिनका जो कैंपस प्लेसमेंट है उस कैंपस प्लेसमेंट में जो उनका नौकरी नहीं लग पाई। कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें भी ये बात रखी गई कि 78 लाख नौकरियां प्रति वर्ष चाहिए, जब तभी हम जो 7% 8% की दर मान रहे हैं उस दर को हम छू सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर की हम बार बार बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया के जो टॉप 10 कंट्रीज है जिनसे हम ट्रेड करते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें टॉप 10 में से 9 तो ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब कि जो हम माल खरीदते हैं इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और उसमें टॉप नंबर पर है चाइना। चाइना हमारी इकोनॉमी को कम कर रहा है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि चाइना को लाल आंख दिखाने की, और दूसरी तरफ आप ये मानिए कि अगर 118 रुपये का हम वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो 80 रुपये तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने इंपोर्ट के ऊपर कोई ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई जिससे इंपोर्ट कम हो सके। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की। अगर भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर इस देश को बनाना चाहती थी तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए था, या इंसेंटिव को बढ़ावा देना चाहिए था, यहाँ पे कारखाने जो है उनको स्थापित करना चाहिए था। आपने एनएफएसए की बात करी। एनएफएस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डेफिनेशन है वो गरीब की, और गरीब वो होता है जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, और कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है। आपने जनगणना अभी तक नहीं हुई, जनगणना के लिए बजट अलोकेट नहीं करा। आप बात करें कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। इसके अलावा जो एमएसएमई, बार बार हम एमएसएमई की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रास रूट पर लोगों को नौकरी देता है। ग्रामीणों के अंदर मनरेगा को इस तरीके से एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए था जिससे कि वहाँ पर नौकरियाँ मिल सके, नौकरियों का अंबार लग सके और वहाँ से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। लेकिन आपने इस तरह की कोई बात नहीं करी। राजस्थान की बार बार अभी भाई साहब ने भी कहा कि राजस्थान के लिए आपने क्या बजट दिया। ईआरसीपी की कोई बात करी आपने बात नहीं करी। टूरिज्म के ऊपर आपने बात करी, आपने कोई बात नहीं करी। बिजली कंपनियों के ऊपर आपने कोई बात करी, कोई बात नहीं करी। जो बैकवर्ड इलाका है बाड़मेर का, जैसलमेर का, उसके ऊपर कोई बात करी आपने, कोई बात नहीं करी। तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ उद्योगपतियों की जो बार बार आरोप लगाया जाता है उन्हीं की ये कंपनीज है? आपने कहा कि हमने उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी 2018 में एनडीए के साथ गठबंधन में थे। 2018 के अंदर उन्होंने गठबंधन तोड़ा क्योंकि स्पेशल स्टेटस जो आंध्र प्रदेश के लिए मांगा गया था वो नहीं मिला। उसका कारण क्या था कि आप पूर्ण बहुमत में थे। लेकिन 6 साल बाद आप वहां पर 15,000 करोड़ और 41,000 करोड़ बिहार को आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप बेसाखियों पर है। आपको पता है कि अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को हमने नहीं दिया तो कभी ना कभी हमारी सरकार, हमारी सत्ता वहां से गिर जाएगी। ये इसी का कारण है योगेंद्र जी। ये बजट से जो उम्मीद एक आम आदमी ने लगाई थी उस आम आदमी की चीजें पूरी नहीं हुई। एमएसपी पे आपने बात नहीं करी, 3 काले कानून पर आपने बात नहीं करी, युवाओं के लिए अलग से आपने कोई चीजें करी नहीं। महंगाई जो इस तरीके से चरम पर थी उसके लिए आपने बात नहीं करी। बेरोजगारी, आईआईएम का आंकड़ा है कि जून के अंदर जो बेरोजगारी दर थी वो बेरोजगारी सबसे ज्यादा थी। उस बेरोजगारी को कम करने के लिए आपने कोई काम नहीं करा। इनकम टैक्स के अंदर आपने कोई ऐसी रिबेट नहीं दी जिससे आम जनता को एक राहत प्रदान हो सके। तो ये जो बजट है ये खोखला बजट है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब 4 साल बाद चुनाव होने, तो अभी हम कुछ दें या ना दें इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। हमारे यहाँ तो लेकिन चुनाव हर साल कहीं ना कहीं तो होते रहते हैं। अभी भी चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में बिहार में 2027 में, उत्तर प्रदेश में। बिहार को 41,000 करोड़ इन्होंने इसलिए तो दिए हैं क्योंकि वहां पे इनका गठबंधन है। किसी दिन भी सत्ता गिर सकती है माननीय प्रधानमंत्री जी की। 400 पार का नारा देने वाले 250 भी नहीं पहुंच पाए। अगर ये अभी भी ये नहीं समझेंगे कि भाई इस बजट के अंदर, दे रहा हूँ हम इस बजट के अंदर इन्होंने कुछ भी ऐसी घोषणा नहीं करी या कुछ भी ऐसा आम जनता को राहत प्रदान नहीं करा जिससे कोई ना कोई फायदा इनको हो सके। तो 1.5 घंटे के बजट में आपको कुछ नहीं लग रहा कि किसी को कोई राहत मिली है? नहीं, देखिए जो भी सरकार होती है केंद्र में,
इतना तो उसका फर्ज होता है कि वो काम करती है। लेकिन आप पिछले 10 साल से सत्ता में हो, इसके अलावा आप तीसरी बार फिर जनता ने आपको चुनकर भेजा, तो क्या इस जनता के लिए अलग से आपको ऐसा बजट नहीं देना चाहिए था जो एक माइलस्टोन साबित होता? आप राजस्थान के लिए कुछ ऐसा देते जो राजस्थान में आप आकर कह के गए कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन तो यहाँ फेल हो चुका था, लेकिन दूसरे इंजन को तो देना चाहिए था। आपने तो वही लीलापोती कर ली जिस तरीके से विधानसभा में की गई। आपने कह दिया कि इसको इतना तो पैसा दे देंगे, लेकिन उस पैसे का कुछ आंकड़ा तो बताइए गुरु। मेड इन इंडिया की बात की थी आपने, बुलेट ट्रेन चलने की बात की थी आपने, हवाई जहाज में हर एक व्यक्ति को घूमने की बात आज से 10 साल पहले की थी आपने। क्या हुआ? आज भी 80 करोड़ लोगों को, अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देके हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की 50% से ज्यादा आबादी अगर गरीब है तो हम किस विकसित भारत की बात करने जा रहे हैं? आपने कोई कानून बनाया? एजुकेशन के लिए आपने क्या किया अलग से, आप ये बता दिए। डिफेंस के लिए आपने क्या किया अलग से, बता दीजिए। आप लाए क्या लेकर आए आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी? उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने 6 साल कर दिया था। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पहली क्लास में जाने वाला बच्चा, माननीय पूर्व सांसद साहब, पहली क्लास में जाने वाले बच्चे की उम्र 6 साल करी थी, एक भी एडमिशन नहीं हुआ। महात्मा गांधी स्कूल गरीब बच्चों के लिए कांग्रेस सरकार ने बोला, उस कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी स्कूल के लिए आपने कम कर दिया, एडमिशन नहीं हो रहे। शिक्षा के लिए आपको काम करना चाहिए था। आप एक ऐसा कानून बता दीजिए जो आम जनता को राहत देने वाला कानून हो। एक कानून बता दीजिए आपने। स्वास्थ्य के अंदर आप आयुष्मान कार्ड कहते हो, 34 करोड़ लोगों को दिया, 80 करोड़ लोगों तो एनएफएस में वैसे ही आ रहे हैं, उन लोगों को तो वैसे एलिजिबल थे, आप वही पूरा नहीं बांट पाए। आपने उसका दायरा नहीं बढ़ाया। आपने 80D के अंदर प्रीमियम बढ़ता है, उस पर 18% जीएसटी लगता है, आपने उसका दायरा नहीं बढ़ाया। आपने डिडक्शन के अंदर नहीं बढ़ाया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपने 15% कर दिया। आप टीडीएस की बात करें, अरे टीडीएस अगर कोई काट के जमा ही नहीं कराएगा तो बेचारा जिसका कट गया उसको टाइम पे मिलेगा ही नहीं ना। आपने उसको तो अपराध की श्रेणी में से हटा दिया, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो अपने हिसाब से टाइम से कराएंगे। एमएसएमई में आपने सेक्शन 43BH को लाकर आपने कह दिया सेक्टर को आपको देखेंगे कि हमने पिछले 7 साल में 30% से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर बंद हो चुके हैं। ये रिपोर्ट है, आईआईएम की रिपोर्ट है, ये कोरोना काल में भी 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। जीएसटी जो स्टेज में आपकी नोटबंदी और जीएसटी पूरे जो असंगठित क्षेत्र है उनको खत्म कर चुकी है। गिग वर्कर्स के लिए आपने कुछ नहीं करा। क्या किया आपने, बताइए? सोशल सिक्योरिटी एक्ट में क्या किया आपने? पोर्टल पर देखा आपने क्या किया? सोशल सिक्योरिटी एक्ट में क्या किया बताइए? रजिस्टर, उसके बाद आज भी मात्र 300 से 500 रुपए पेंशन मिलती है सरकारी का, जो सेंट्रल जो पेंशन मिलती है उसके अंदर आपने कोई ऐसा कानून बनाया है कि इतने % जैसे हमारी गहलोत सरकार बना के गई कि 15% वृद्धि होगी? बनाया नहीं। आपने सरकारी नौकरियों की घोषणा करी, आपने कोई सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं करी, उसको जनता ने नकार दिया। आपने रेलवे में कुछ नहीं दिया। रेलवे का अलग से बजट आता था, हमारी सरकार में रेलवे का अलग से बजट आता था, आपने रेलवे के बजट को खत्म कर दिया। आता था, लेकिन काम नहीं होता था। रेलवे के अंदर ट्रेन नहीं चलती थी, आपके रेलवे लाइन नहीं बिछती थी, प्लेटफॉर्म पिछले 5 दिन में 5 से ज्यादा रेल हादसे हो चुके हैं। नहीं क्या पिछले 5 दिन में 5 से ज्यादा रेल हादसे हो चुके हैं 5 दिन में। आपके तो डेली का रिकॉर्ड था, उसको भी हम कर रहे हैं, से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं जो रेलवे के लेकिन माननीय मंत्री जी कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब देखिए, सड़कें जो होती हैं वो एक विकास की धुरी होती हैं। 25,000 गांव ही नहीं, कॉरिडोर की भी बात कही गई है, कई बड़े शहरों को दूसरे शहर से जोड़ा जाएगा। 3 बड़े हाईवेज बिहार में दिए हैं वह, और एनर्जी को लेकर के मजबूती की बात कही गई है। 12 नए इंडस्ट्रियल हब तैयार किए जाएंगे। तो आपको लगता है कि इसमें बड़ी यूनिट्स ही लगेंगे, उसके अलावा छोटी यूनिट्स नहीं लगेंगी, या छोटे अगर कंपोनेंट्स के लिए अगर कोई यूनिट लगती है एमएसएमई के अपर एंड लोअर दोनों ही अगर उसमें बात की जाए तो एक बड़ा बेनिफिट, बड़ा एम्प्लॉयर, देखिए अगर जेब में पैसा आएगा तो मार्केट में भी आएगा वो। देखिए योगेंद्र जी, सवाल है सरकार ने अभी ये बताया कि ये करेंगे नहीं करेंगे ये बात अलग है। सवाल है कि आज से पहले जितना इन्होंने वादा किया वो कभी इन्होंने पूरे खरे नहीं उतरे। व्यापारी हित की बात इस पूरे बजट में कहीं भी दिख रही हो योगेंद्र जी आपको? ये सांसद साहब बता दें, इन्होंने चारों कौम को बता दिया, व्यापारी तो कोई कौम ही नहीं है, व्यापारी को तो मानते भी नहीं है व्यापारी है। तो इस प्रकार की बात करके ये एक व्यापारी के हित की बात न करके ये व्यापारी पे नमक छिड़कना चाहते हैं। इससे ये देश नहीं चलने वाला, देश चलाता है व्यापारी। और व्यापार जब होगा ना, जब ये देश मजबूत होगा, किसान होगा ना तो देश मजबूत होगा। तो आप इस प्रकार की बातें मत कीजिए कि देश को बांटने का काम मत कीजिए, आप देश को मजबूत करने की बात कीजिए। आपने कह दिया अरे भाई सारे लोग तो विरोध कर रहे हैं,
आप लोग ये ताली बजाना जानते हो क्या? ताली और भी लोग बजाना जानते हैं। सवाल है अच्छा काम करे तो ताली बजाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद बधाई दे दो। आपको तो ताली बजा के जनता को चुप करना है, कोई जनता चुप होने वाली नहीं है। और व्यापारी वर्ग है ना, आप कितना भी कर लीजिए, अब जो राजस्थान में व्यापारी का जो काम नहीं हो रहा ना, उससे आने वाला समय आपको बताएगा कि कितना कठिन समय आने वाला है। आप व्यापारी को समझ क्या रखा है आप लोगों ने? व्यापारी को क्या मशीन समझने की, पैसे लेने की? आप किस प्रकार की बात करते हो हमसे? आप व्यापारी हित की है पूरे बजट में योगेंद्र जी। नई सड़कें बढ़ाएंगे, नई सड़कें कहां बनेगी? जब किसान की जमीन लेंगे। हाईवे कहां बनेगा? जब किसान की जमीन लेंगे। क्या तो नहीं बनाए? कैसी बात बोल रही है? एक तरफ तो विकास की बात कर रही है, एक उसकी जमीन लेंगे। इस प्रकार से गुमराह करने से काम नहीं होगा। आप नीति और नीयत साथ पढ़ के चलो, साथ बताओ हम आपकी जमीन लेंगे, इसके बदले ये करेंगे और आपका विकास ऐसे करेंगे, किसान का काम ये करेंगे। जी कुलवार साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ में सचिंद्र मिश्रा साहब भी बैठे हुए हैं, क्योंकि टैक्स को लेकर हमने एक दिन पहले ही बात की थी। सर, क्या लगता है आपको कि निर्मला जी का दावा है कि 2/3 जो टैक्स पेयर्स हैं वो नई स्कीम के साथ में जुड़े हैं, तो आज जो घोषणाएं की हैं इससे कितना बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों में इस बार टैक्स पर उन्होंने काफी विशेष ध्यान दिया है और चारों तरफ के जो है मतलब हर तरह के सेक्टर के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। एमएसएमई के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो आपने इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करी तो रेट्स के अंदर उन्होंने काफ़ी सिंप्लीफिकेशन भी कर दिया है और इजी कर दिया है। तो उससे करीब करीब 17,500 रुपये की एक आम आदमी को, जो एक आम जो सैलरीड पर्सन है, उसको लाभ होगा एक साल में। स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो पहले 50,000 था, जो मैंने कल भी अपनी मीटिंग में ये बोला था आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़, तो वो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। और एक अच्छी बात है जो फैमिली पेंशन है, जो कि एक मेल के जाने के बाद उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को मिलती है फैमिली पेंशन। और चूंकि मेल चला गया अर्निंग का, उसके पास और कोई सोर्स नहीं होता है, केवल एक फैमिली पेंशन सोर्स होता है, उसके ऊपर भी पहले 15,000 रुपये का था, अब उसको 25,000 रुपये तक उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह का प्रोविज़न जो उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छा प्रोविज़न किया है। इसके अलावा जो एमएसएमई के ऊपर इन्होंने किया है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर, दैट इज़ ए फैंटास्टिक थिंग। उन्होंने बहुत अच्छा, एक पुराना ये कंसेप्ट था जो पहले भी मैं कई बार मीटिंग्स में बोल चुका था, इसमें प्रोग्राम से बोल चुका था कि जो अपन नया एम्प्लॉयमेंट देंगे उसमें पहले महीने का जो उनका वेजेस होगी वो 3 इंस्टॉलमेंट में अप टू 15,000 रुपये तक उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दूसरा जो उसका पीएफ होगा, पीएफ पे कंट्रीब्यूशंस में एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉयज़ का दोनों का कंट्रीब्यूशन अगले 2 साल तक के लिए न्यू हायरीज जो हैं, जो नए रिक्रूटमेंट हैं, वो भी उनका रिएम्बर्समेंट किया जाएगा। तो ये 20 लाख लोगों को करीब करीब इसमें 5 साल के पीरियड में स्किलिंग प्रोग्राम का उन्होंने किया है, बजट किया है। तो मुझे लगता है ओवरऑल स्कीम्स जो नई लेकर आए हैं, एमएसएमई के लिए भी लाए हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी लाए हैं, जो अभी अभी आप लोग और बोलेंगे, लेकिन मेरा फोकस मोस्टली एमएसएमई पर था और सैलरीड एम्प्लॉयज़ के ऊपर था। वो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है सर। बिल्कुल, 1961 का जो एक्ट बना हुआ है इनकम टैक्स का, उसको सरल या उसकी समीक्षा की बात कही गई है। अब किस तरह से समीक्षा होगी, एक बड़ी बात जो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि टीडीएस समय पर अगर व्यापारी ने जमा नहीं कराया, जिससे हम ये मान के चलते थे, एक इंस्पेक्टर राज जिसकी एक थ्योरी बनी हुई है हमारे यहाँ पे, कोई पहुँच जाता था कि आपने समय पर टैक्स जमा नहीं करा तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया है। ऐसे में एक बड़ा बेनिफिट व्यापारी के लिए कहा जा सकता है। चले, हमारे साथ में हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली, जो इस वक्त व्यापारी जहां पे बैठे हुए हैं, उन व्यापारियों से क्या बातचीत कर रहे हैं बजट पे, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आ चुका है। बजट को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं और इस बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं जो कि आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे? सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या प्रावधान आपको लगे इस बजट में? नमस्कार, मेरा नाम आनंद सिंघल है, पास्ट चेयरमैन सीआई। सरकार का जो मेन जो कंसंट्रेशन है, एक तो एग्रीकल्चर को रिलीफ देना है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके और किसानों को जो है उसको अपने प्रोडक्ट की अच्छी वैल्यू मिल सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस किसी कंट्री में एग्रीकल्चर के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, उस कंट्री का विकास नहीं हो सकता।
दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उन्होंने ये कोशिश की है कि आप जो है ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो लेबर ओरिएंटेड जो है उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं ताकि वो लोग जो है वो लेबर इंडस्ट्रीज लगाएं, उनके लिए कई तरह की एमएसएमई को कई तरह के बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई है, 100 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल के आपको दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है एमएसएमई सेक्टर जिसका जीडीपी में 45% का कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एक अच्छा रिलीफ है। गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया के अंदर उसकी ज्वेलरी बनती है, डायमंड की ज्वेलरी बनती है, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम करना अच्छा एक स्टेप है। मोबाइल फ़ोन बेसिक नेसेसिटी है, उस पर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करना एक अच्छा स्टेप है। सोलर को बढ़ावा देने के लिए सोलर इक्विपमेंट जो इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर ड्यूटी कट करना एक अच्छा स्टेप है। बेसिकली देखिए कि स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी इनकी स्कीम्स है वो बहुत अच्छी है। नए 1 करोड़ लोगों को जो है अप्रेंटिसशिप या यूँ कह लीजिए इंटर्नशिप के थ्रू ट्रेनिंग मिलेगी। कंपनीज को जो भी CSR फंड है उसके थ्रू वो उनको 5,000 रुपया पर महीने का दे पाएंगे। तो ये सब एक अच्छी स्कीम है। सरकार जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर अगर टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं करती तो और ज़्यादा अच्छा होता। पर ठीक है, सरकार की अपनी जो है समझ और सोच होती है। बस के अलावा बाकी बहुत अच्छा बजट है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बढ़ेगा। थैंक यू। वाकई देखिए बजट को अच्छा बताया जा रहा है। सर आपसे भी बात करेंगे, बजट आपने सुना है, किस तरह से ये अब आगामी भारत में और जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो कि 2047 की योजना बना रहा है भारत सरकार, ये किस तरह से इस बजट को लेते हैं आप? विकसित भारत के ऊपर नज़र है प्रधानमंत्री मोदी जी की। और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बजट पेश किया है ये उसी को लक्ष्य पे रखते हुए है। भारत के हर व्यक्ति को, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सैलराइज पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, उन सभी को इस बजट में कुछ न कुछ इनकम जनरेट करने के लिए बोला गया जी। इट्स वेरी गुड, अच्छा बजट है और होपफुली इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा। जैसे EPFO के अंदर जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है स्कीम, उसके अलावा फर्स्ट एम्प्लॉई है उसके ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं सैलरी के ऊपर। इवन MSME के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगेन बहुत अच्छा भारी रकम बजट है खर्चे करने का। इट्स गुड। हाँ, और विकसित भारत को डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इंडिया, ऐसा मेरा सोचना है जी। विकसित भारत के लिए सर अगर आर्थिक चीज़ें मजबूत होती है तो उससे देश की जो स्थिति है वो अच्छी होती है। तो अगर टैक्सेशन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर देखा जाए तो इस बजट में कुछ ऐसी कोई खास टैक्सेशन को लेकर के आप देखें जो स्टैंडर्ड रेट्स है वो काफ़ी डाउन कर दिए। पहले अबाउट 10 लाख की जो इनकम थी उसके बाद डायरेक्ट 30% टैक्स आ जाता था। अभी 15 लाख कर दिया उन्होंने। 10 to 12 जो है वो भी रिड्यूस कर दिया। 12 to 15 भी टैक्स रिड्यूस किया। 15 के ऊपर 30% का स्लैब आ रहा है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, उन्होंने ध्यान रखा है। इससे एक अपनी इनकम भी डिक्लेयर करता है, जनरेट करने की भी कोशिश करेगा। और उसको कई जगह कई बार क्या होता है अननेसेसरी सेविंग्स बॉन्ड लेने पड़ते हैं, उससे उसको टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है फाइनेंस मिनिस्टर जी का। और जैसा आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, उसके लिए भी फॉरेन टैक्स जो कॉर्पोरेट आएंगे उनके ऊपर भी टैक्स रिड्यूस किया और इंडियन इंडस्ट्री को उसमें बूस्ट मिलेगा। और स्किल्ड लेबर डेवलप हो इसके लिए भी प्रोग्राम्स दिए हैं, उसके लिए भी अच्छा एक बजट रखा है इन्होंने, वो जरूरी है। सर आपसे जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री पर फोकस रखा गया है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तमाम चीज़ें हैं, आपसे ये डिकेड इंडिया का है और इंडिया शाइनिंग है, तो बजट भी शाइनिंग है। और अगर आप शुरुआत से बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, तो यूथ के एम्प्लॉयमेंट पे जो इस बार गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने जो दिया है बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सब्सिडी दी है, एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट सैलरी है उसका रिम्बर्समेंट डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, ये सब चीज़ें बहुत काबिल तारीफ है। और काफ़ी सारी बेनिफिट्स जो इंडस्ट्री के लिए सारे
जी वाकई आपसे भी जुड़ेंगे सर, किस तरह से बजट को आप ले रहे हैं, क्या फोकस रहा है और किस सेक्टर की तरफ आप बताएंगे? I represent academics और employment skill development and certainly गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर है। फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं उनके लिए उन्होंने स्टाइपेंड अमाउंट दिया। एट द सेम टाइम जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट उनको स्टाइपेंड पे करेगी। सो डेफिनेटली फोकस जो है वो गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और न्यू जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर जुड़ रहे हैं उनको उन्होंने प्रोत्साहित करने की कोशिश की। वाकई सर आपसे भी जुड़ेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर बात करें और अन्य सेक्टर में इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देख रहे हैं कि जयपुर में सीआईआई की ओर से यह आयोजन जिसमें व्यापारी एकत्रित और व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं वो रिएक्शन लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली ने। मैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र, मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगा सबसे पहले आपकी बजट को लेकर के। देखिए योगेंद्र जी, देश की जनता बड़ी उम्मीद कर रही इस बजट से, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला बजट था, लेकिन इस बजट ने भी वही किया जो पिछले 2 बार से होता है। जुमलों वाली सरकार ने जुमलों की बारिश कर दी। देश के किसान एमएसपी की सोच रहे थे इस बार उनको एमएसपी का मिलेगा, लेकिन उनको एमएसपी मिल नहीं पाया। देश के युवा सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको अभी फिर से बड़े बड़े उद्योगपतियों की कंपनियों में एम्प्लॉय बनाने के लिए एक जो स्कीम लेकर के आ गए। देश में जो सेना को कमजोर करने वाली अग्निवीर स्कीम थी, उसको उम्मीद थी कि उसको बंद किया जाएगा, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। देश के मजदूर वर्ग, जो भारी आबादी जो मनरेगा पर जो है अपना आजीवन निर्भर करती है, मनरेगा पर इन्होंने बात तक नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही चीजों पर इन्होंने मुंह धारण कर लिया, उन दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दिया। लगातार देश के शिक्षा बजट में कटौती की जा रही है, देश के स्वास्थ्य बजट में कटौती की जा रही है। जब कोई देश स्वस्थ नहीं होगा, जब कोई देश पढ़ नहीं पाएगा, तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। देश के मध्यम वर्ग लगातार महंगाई से परेशान था। टमाटर 100 रुपए किलो, तमाम चीजें महंगी हो रखी हैं। उनको उम्मीद थी उनको राहत मिलेगी, लेकिन एक जेब से देकर के दूसरी जेब से निकालने वाला काम इन्होंने किया है। जिस तरीके से शेयर बाजार के जो निवेशक थे, उनकी उम्मीदें और सपनों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में किया है। जिस तरीके से टैक्स बढ़ाए इन्होंने, वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि ये जनता की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार इन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो था कि देश के किसानों का जो सब्सिडी का जो था, कि उनको जो सब्सिडी मिलती थी खाद पर, उनके बीजों पर, उस सब्सिडी के बजट को भी घटाने का काम इन्होंने किया है। देश की सेना के बजट को घटाने का काम इन्होंने किया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिनके लिए देश देख रहा था, वो तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल से करते हैं वही करके दिखाया। उम्मीदों को तोड़ना इनको आता है, उम्मीदों को फिर से इन्होंने तोड़ा। चले, कोई ऐसी चीज है कि जो आपको छू रही हो कि हाँ चले ये थोड़ा ठीक किया है? क्योंकि भरत जी ने भी माना है कि हर सरकार कुछ ना कुछ तो देती ही है। देखिए, हर सरकार देती है, लेकिन ये झूठ और जुमलों के अलावा कुछ दे तो हम इनकी तारीफ करेंगे। अगर ये देश की अग्निवीर की समस्या जो थी, उसके कारण ये 2 राज्यों में चुनाव हार गए, इनकी हरियाणा में जो हालत हुई, राजस्थान के जो ऐसे फौजी वाले जो क्षेत्र थे, जुन्नू सिक्कर, वहां जो इनकी हालत हुई, इसके बाद भी सीखने को तैयार नहीं है। वो अग्निवीर योजना जो देश की सेना को कमजोर कर रही है, जिसके खिलाफ देश के सैनिक बोल रहे हैं, उसको वापस इन्होंने नहीं लिया है। देश के युवा सरकारी भर्तियां मांग रहे थे, रेलवे के हादसे दुगने हो गए हैं, लेकिन रेलवे के 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उस पर इन्होंने बजट में बात तक नहीं की। देश के युवा कह रहे हैं हमको सरकारी नौकरी दो, ये कह रहे नहीं आप चंद उद्योगपतियों की यहां पर जाकर के 5,000 रुपए में जो है भत्ता लेकर के उनके लिए काम करो। देश में लगातार इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर प्राइवेट कर्मचारी लगाने का समय कम है, मैं मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या ओवरऑल अगर हम देखें, देखिए 2-3 चीजों पे हम फोकस करते हैं, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, लेकिन जीएसटी के बाद में इसमें कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि टैक्स को लेकर के क्या पोजीशन है। तो टैक्स की भी अगर बात करें हैं तो कुछ रिफॉर्म्स की भी बात की गई हैं और कुछ इसमें कहा गया है कि हम रिडक्ट करेंगे। तो इससे ओवरऑल अगर देखें तो खासकर जो चिंता अभी कुलवाल साहब की है कि सैलरी बेस्ड जो लोग हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनके कुछ उज्जवल भविष्य इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो आप कंपैरिजन कभी भी ऐसे नहीं कर सकते एकदम से कोई उसमें ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चेंज जो कल भी हमारी बात हो रही थी, जैसे सैलरीड वालों के लिए बात हो रही थी कि अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को करीब 1 लाख रुपए तक ले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार ने उसको एक वेलकम स्टेप दिया है कि उसको 1 लाख के बजाय 75,000 तो लेकर गए हैं। उसके बाद उन्होंने टैक्स की जो रेट्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया है, उसकी वजह से करीब 17 से 20,000 रुपये तक का पर एम्प्लॉई उनको फायदा होगा। अगर 20 अपन मान के चलें प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में 1 करोड़ ऐसे एम्प्लॉई हैं
तो 20,000 के अगर एक व्यक्ति को 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है तो 20,000 करोड़ रुपया आपका मार्केट में फ्री होकर मार्केट में आएगा और इकोनॉमी को क्या वो support फायदा करेगा। उसको? तो दैट में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे स्टेप्स हैं। इसके अलावा एमएसएमई के अंदर उन्होंने मुद्रा लोन को 10 लाख से उसकी लिमिट बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो मुद्रा लोन के अंदर हमारे कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए जो है वो बढ़ के 40 से 50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें हो जाएगा। तो मुझे लगता है कोलेटरल फ्री जो स्कीम लेकर आए हैं एमएसएमई के लिए, वो स्कीम भी बहुत बढ़िया लेकर आए हैं। गारंटी ये पहले से थी कोलेटरल फ्री सीडीडी एमएसएमई। जी चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को, एक बार के लिए मैं रोकना चाहूंगा। तो खैर चलिए, बजट से जुड़ी और भी हम जो बारीकी और जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, या एक बार के लिए हम रुकेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महानगरपालिका में